वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल इंडियन स्टार टॉर्टॉइस के बारे में है। एक प्रकार का कछुआ अभी हाल ही में इन्हें स्मगल किया जा रहा था आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, जहां पर इन्हें सीज कर लिया गया। इसके बाद ये टॉर्टॉइस न्यूज में आया। इसके बारे में बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नाम जियोकेलॉन एलिगेंस है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ड्राई वेजिटेशन में रहना पसंद करता है। ड्राई वेजिटेशन में आपको स्क्रबलैंड्स आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट एजेस, डिजर्ट्स के जो किनारे होते हैं, बिल्कुल रेगिस्तान में नहीं, और जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, वहाँ पर भी ये समटाइम्स मिल जाते हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्ट पाकिस्तान में और श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में इन्हें शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 4 का मतलब ये है कि ये इंडेंजर्ड नहीं है। वैसे पेनल्टी तो होती है अगर रूल्स का वायलेशन किया जाए और इन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए तो, बट उससे कम होती है ऐसे एनिमल्स के कंपैरिजन में जिन्हें शेड्यूल 1 या 2 में रखा गया हो। साइट्स की बात करें तो उसके अपेंडिक्स 1 में ये अभी रखा गया है। इसके पहले ये अपेंडिक्स 2 में हुआ करता था। इनफैक्ट इंडिया ने ही प्रयास किया था कि साइट्स के इसे अपेंडिक्स 1 में रखा जाए ताकि इसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा सके। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। खतरा वही, इलीगल स्मगलिंग की जाती है। कई सारी एशियन कंट्रीज में लाइक थाईलैंड, चाइना, मलेशिया में लोग इसे पेट की तरह पालते हैं, तो उससे इन्हें खतरा रहता है क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट से अलग हो जाते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंडिया के प्रयासों से ही ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में रखा गया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो सरकार है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च करेगी, जिसमें स्टार्टअप को मदद दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टार्टअप को चालू करने के लिए, वो उन्हें दिया जा सके। एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स को बाद में भी फंड चाहिए होता है जो वो मार्केट से रेज करते हैं डेट के फॉर्म में, तो उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी दे देगी कि आप पैसा उठा लीजिए। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्हें एक गवर्नमेंट गारंटी मिल जाएगी, तो उनके लिए आसान होगा इन्वेस्टमेंट करना। कवरेज की बात करें तो ये कई तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस कवर करेगी। ये जो स्कीम है इसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट है उसका प्रूफ तैयार करने के लिए भी कई बार काफ़ी खर्चा आता है। स्टार्टअप उसे जब तक तैयार नहीं करेंगे प्रूफ के तौर पे, तब तक उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। वो पैसा सरकार दे देगी। प्रोटोटाइप तैयार करना होता है जो इन्वेस्टर्स को दिखाया जा सके। प्रोडक्ट का ट्रायल होता है, मार्केट में कैसे एंटर करना है और किसी प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के लिए इनिशियल फंड की आवश्यकता होती है जो इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा स्टार्टअप को दिया जाएगा। फंडिंग में देखिए 20 लाख रुपए तक का फंड दे दिया जाएगा अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे प्रूफ करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। 50 लाख रुपीस तक का फंड दिया जाएगा जो कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पर देखिए, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि कोई लोन आपने लिया है, कुछ समय के बाद मान लीजिए स्टार्टअप की अगर हम बात करें, कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टॉक्स में या फिर शेयर में। मतलब जिसने लोन दिया है उसका कुछ हिस्सा कुछ समय के बाद शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, ओनरशिप ले सकता है। तो डेट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है ताकि प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन किया जा सके, मार्केट तक पहुंचा जा सके। नीड की बात करें तो ज़रूरी है कि एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके लैब से कुछ फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज निकल कर आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें गवर्नमेंट का समर्थन मिले और फंडिंग जो भी रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन है वो सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो चाबहार पोर्ट के बारे में है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक कंसाइनमेंट सप्लाई किया है जिसमें 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स हैं जिनका इस्तेमाल चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर्पज से किया जाएगा। अब चाबहार पोर्ट के बारे में बात करते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2003 में। इसके तहत प्लान ये बना था कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान तीनों मिलकर इस पोर्ट को डेवलप करेंगे। आप देखिए ये अरेबियन सी है। ये चाबहार जो पोर्ट है वो साउथ ईस्टर्न ईरान में मिलेगा। लोकेशन मैप में यहाँ पर है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल पास में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम मुहाने पर। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है वो भी इसके काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक भी है। ये एकमात्र ईरानियन पोर्ट है जिसका एक्सेस इंडियन ओशन से होगा। इसमें देखिए 2 पोर्ट्स हैं, एक का नाम है शाहिद कालांतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहस्ती। दोनों को मिलाकर ये चाबहार पोर्ट बनता है। कांडला और चाबहार पोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम है। देखिए ये कांडला पोर्ट है इंडिया का और ये चाबहार पोर्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस
दिल्ली और मुंबई की जो डिस्टेंस है उससे कम है, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से तो महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे चाइना बना रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर ये बन जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है अच्छे से, तो इंडिया और ईरान के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और ट्रेड भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेजर ऑयल सप्लायर है इंडिया के लिए ईरान। इसके बाद ये इंडिया को अफगानिस्तान, रशिया और यूरोप की एक्सेस भी देगा, क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता, तो हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोर्ट एंड रेल प्रोजेक्ट जो कि चाबहार के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। देखिए, चाबहार से जाहेदान और फिर जारांग जो अफगानिस्तान के नज़दीक में है, वो इस पोर्ट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। आप मैप में देखिए, ये चाबहार पोर्ट है, यहाँ से हम जाहेदान जा सकते हैं, उसके बाद जारांग, इसके बाद हमें एंट्री अफगानिस्तान में मिल जाएगी। तो अफगानिस्तान तक जाने का एक अच्छा रास्ता हो सकता है ये पोर्ट, जिसके लिए इंडिया लगातार काम कर रहा है। एट द सेम टाइम एक प्लान है जिसे नाम दिया गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसमें इंडिया जो है वो सीधे यूरोप से जुड़ जाएगा, और उसके बाद इसमें लैंड रूट और सी रूट दोनों ही इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया ये सब लिंक हो जाएंगे। तो इस लिहाज से भी ये जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जल्दी ही सरकार इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान रिक्वायर्ड है उसे पब्लिक कर देगी। उसकी डिटेल्स बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगी। तो बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी जो है ये तीसरी है जो अभी आई है आज़ादी के बाद। इसके पहले एक एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, देन 1986 में, बाद में 1986 की पॉलिसी को ही मॉडिफाई किया गया था 1992 में। तो हम इसे 1986 वाला ही मानेंगे, बिकॉज दैट वाज अ मॉडिफिकेशन। बाकी अभी जो आई है 2020 में, ये तीसरी है। इनफैक्ट 21st सेंचुरी में ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे सामने आई है। 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये काफ़ी बड़े स्तर पर रिफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट बहुत वाइड स्केल पर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स का प्लान बनाया गया है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, चूंकि काफ़ी वाइड है और बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया जाएगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, तो इसे ऑल ऑफ सडन रेडिकल मैनर में तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए 20 ईयर्स के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया है, तो धीमे धीमे फेज्ड मैनर में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस दिशा में कई सारे प्रयास अभी तक किए गए हैं। हालांकि इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हमारे सामने आ जाएगा ऑफिशियल वे में। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी टीचर्स की एंड प्रिंसिपल्स की, ताकि वो और बेहतर तरीके से स्कूल को मैनेज करें। दीक्षा पोर्टल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसमें ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई कंटेंट बच्चों के लिए अवेलेबल होगा यहाँ पर। इसके अलावा एक नेशनल मिशन भी डेवलप किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम उसके लिए काम करेंगे। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। कई बार बच्चे बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव के तहत अगर बच्चे डिस्ट्रेस में हैं तो उन्हें हेल्प दी जाएगी। जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस दौरान इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, एक डिक्शनरी जो कि ऐसे दिव्यांगजन के लिए होती है जो सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक डिक्शनरी डेवलप की जा रही है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो जैसे कि समग्र शिक्षा, मिड डे मील, पढ़ना लिखना अभियान, इन सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन किया जा रहा है। स्टेट और यूटीज़ भी टास्क फोर्स बना रहे हैं कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक के बारे में है। स्टॉक का मतलब होता है सारस। देखिए, बिहार में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से इस सारस की प्रजाति को बचाने का प्रयास किया गया, सफल भी रहा। 2007 में जहां इनकी संख्या केवल 78 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 2020 में 600 हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक प्रकार का ये इंडेंजर्ड ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है ये एक रेयरेस्ट स्पीसीज है। दुनिया में 20 सारस की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें ये काफ़ी दुर्लभ हैं, जिनमें से 8 इंडिया में पाई जाती हैं। ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक जो है वो उनमें से एक है। देखिए, एक समय ऐसा था जब साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत कम लोकेशंस में मिलते हैं, आसाम और बिहार में भारत में मिलते हैं। प्रेक्तौल कंबोडिया में एक लोकेशन है, वहाँ पर भी ये मिलते हैं, बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। ये जो सारस की प्रजाति है ये आसाम के कुछ थिक पॉपुलेटेड विलेजेस में जो ऊंची हाइट वाले पेड़ होते हैं वहाँ पर नेस्टिंग करना पसंद करता है।
जो हमारा अगला आर्टिकल है वो केटू माउंटेन के बारे में है। नेपाल के कुछ पर्वतारोही इस प्रयास में थे कि केटू जो पर्वत चोटी है उसको फतह किया जाए, और अभी तक सर्दियों के महीने में कोई भी पर्वतारोहियों का समूह केटू पर नहीं चढ़ा था। तो ऐसा पहली बार हुआ कि इस समिट को फतह कर लिया गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 8000 से अधिक ऊंचाई के अगर माउंटेन में हम बात करें तो केटू वॉज द ओनली वन जिसे अभी तक सर्दियों के महीने में फतह नहीं किया गया था। यह काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में। केटू दुनिया के जो 17 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से 5 इसके आसपास ही हैं। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट। सबसे ऊंचा तो ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट है। ये इंडिया में सिचुएटेड है, एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो डेजर्ट नाइट 21 के बारे में है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक एक्सरसाइज, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की गई डेजर्ट नाइट 21 नेम से। इसमें राफेल ने पार्टिसिपेट किया। ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे इंडिया और फ्रांस का जो इंगेजमेंट है, कोऑपरेशन है, वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो काफ़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ तो जाकर यूपीएससी एक्सरसाइज वगैरह पे क्वेश्चंस नहीं पूछती। मे भी आपसे मैच करने को कह दिया जाए कि ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हो रही है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जियाधल रिवर के बारे में है। कई सारे लोग नेशनल हाईवे 15 पर इकट्ठा हो गए। उनका यह कहना है कि सरकार जियाधल रिवर में जो फ्लड आ रहा है उसको लेकर सीरियस नहीं है। ये फ्लड्स बार बार आते हैं और आसपास के गांव के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, काफी अनियमित हैं। 2020 में ही अकेले ये 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि कई बार फ्लड आया। ये फ्लड प्लेन्स को डैमेज करता है, घरों को नुकसान पहुंचाता है। इसका कोई सोल्यूशन अभी समझ में नहीं आता। जब सरकार सीरियसनेस नहीं दिखाती, रिलीफ वर्क अच्छे से नहीं चलाती, तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये सब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, मतलब सीधे सीधे ये ब्रह्मपुत्रा में नहीं मिलती। रैदर ये जाकर पहले सुबनसिरी में मिलती है, देन सुबनसिरी जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। दैट्स वाई सब ट्रिब्यूटरी। ये जो सब हिमालयन माउंटेन रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये एक नैरो गॉर्ज से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश में, गॉर्ज को आप स्टीप वैली भी कह सकते हैं, आसाम के प्लेन्स में एंटर करती है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये ब्रेडेड चैनल्स में फ्लो करती है। ब्रेडेड चैनल्स का मतलब ये है कि रिवर एक बहुत बड़ा कोर्स ले लेती है, एक बहुत बड़े विड्थ में चलती है, लेकिन एक चैनल में नहीं चलती, कई सारे चैनल्स में चलती है। पानी एक आपको चैनल में नहीं दिखेगा, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। चौड़ाई बहुत ज़्यादा ले लेती है, लगभग 3 किलोमीटर की चौड़ाई तो इसी रिवर की है कई सारी जगहों पर। तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में ये डिवाइडेड हो जाती है, कई सारे चैनल्स में डिवाइडेड हो जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नदी बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेकर चले, पानी कभी उसमें आए कभी ना आए, तो इस प्रकार का रिवर फ्लो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसे कोमोतिया या फिर संपारा रिवर के नाम से भी जाना जाता है कई सारी जगहों पर। फाइनली ये सुबनसिरी रिवर में मिलती है और उसके बाद सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। जो जियाधल रिवर है इसे सॉरो ऑफ धेमाजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते हैं और गांव वालों को काफ़ी नुकसान होता है, इससे इरोजन भी होता है। सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है इस रिवर में, ये बहुत ज़्यादा सिल्ट लेकर चलती है, इसीलिए नदी जो है वो काफ़ी शैलो हो जाती है और फ्लड की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवर बेड काफ़ी ऊंचा हो जाता है तो पानी, इसका जो विड्थ है वो भी लगभग 3 किलोमीटर की है। ये एग्रेडिंग नेचर की है रिवर। एग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो रिवर है उसमें सिल्टेशन की वजह से उसका जो रिवर बेड है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इस वजह से ये लेफ्ट बैंक में इसका कोर्स शिफ्ट हो जाता है। दैट्स वाई फ्लड्स की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो गूची या फिर मोरेल के बारे में है। गूची या फिर मोरेल, सबसे पहले तो ये है क्या? ये मशरूम की एक प्रजाति है। अभी हाल ही में डिमांड की गई कि इसे जीआई टैग दिया जाए। इसे दुनिया का सबसे महंगा मशरूम माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलरली मिलता है और भी जगहों पर वैसे ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश की। इसकी जो कीमत है वो 20,000 रुपये प्रति किलो से लेकर 50,000 रुपये प्रति केजी तक जाती है।
इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जो लोकल फार्मर्स हैं या ट्राइबल्स हैं वो इसे इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं और फिर बेच देते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ विटामिन टैबलेट जिसमें विटामिन बी, सी, डी और के मिलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में यूजुअली इसे देखा जाता है। काफ़ी महंगा है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि गुची की सब्जी खाने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और कहावतों में तो ये भी कहते हैं कि हाँ, जब आसमान में बिजली चमकती है तब ये गुची ज़मीन से पैदा होता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मशरूम जो काफ़ी रेयर है और कम मिलता है, मतलब इसे ढूंढना पड़ता है जंगलों में जाकर। ये साल में केवल 2 ही महीने मिलता है। उसी समय इसे इकट्ठा करके जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं वो सुखा लेते हैं, फिर बेचते हैं। उन्हें तो बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलती, फिर भी उन्हें 15,000 से 20,000 रुपये पर केजी मिल जाता है। बाद में इसे रेस्टोरेंट तक पहुंचने में इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये पर केजी। और इंटरनेशनल मार्केट में जब ये जाता है तो लगभग 50,000 रुपये पर केजी तक इसकी कीमत हो जाती है। 90% गुची या फिर मोराल जो इकट्ठा होता है इंडिया में, उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग प्राइमरली एग्रीकल्चरल, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, अगर वो पार्टिकुलरली एक डिफरेंट जोग्राफिकल टेरिटरी में ही मिलते हैं तो। जीआई टैग होने का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़िया है और वो विशेष है क्योंकि वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर मिल रहा है। इसे गवर्न किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत, और जीआई टैग इशू किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। एक बार में जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में उसे रिन्यू कर सकते हैं 10 साल के लिए आगे बढ़ाकर। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उसका रिकग्निशन बढ़ जाता है, इस वजह से उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। इंडियन स्टार टॉर्टॉइज, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। चाबहार पोर्ट साउथ ईस्टर्न ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान के नज़दीक में। ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मिलता है, आइसोलेटेड पॉकेट्स में, राजस्थान और गुजरात में भारत में, और प्रेक्टॉल में कंबोडिया में। जियाधल रिवर, ये नदन सब ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्रा की, सब हिमालयन माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश के। डेजर्ट नाइट 21 इंडियन एयरफोर्स और कजाकिस्तान की एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच की एक एक्सरसाइज है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।